आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। आज से हम पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। सबसे पहले इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। हर क्लास के बाद जब आपका थ्योरी समाप्त हो जाएगा तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। आप सभी हम पे भरोसा करिए। यदि आप इस क्लास को पूरा अंत तक देख लेते हैं और इस क्लास का नोट्स बना लेते हैं तो फिर आपको पॉलिटी की क्लास के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप हम पे यकीन करिए। आप जब इस क्लास को करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। फिर आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। हमें पूरा भरोसा है कि हम जो आपको पढ़ाएंगे वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा। आज की क्लास बहुत मस्त होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहले हम देख लेते हैं क्लासरूम शेड्यूल के बारे में। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास डेली 6 बजे आपको सुबह मिल जाती है और इंडियन ज्योग्राफी क्लास जो कि कंटिन्यू चल रहा है 11 बजे, जिसमें हमने 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। उसको भी आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। स्टैटिक करंट जीके इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 2 बजे ये डेली क्लास होती है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी क्लास जो कि अभी हमने बताया 8 बजे होगी रोज़ रात को, जिसमें सबसे पहले आपको थ्योरी, उसके बाद से प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा मतलब गहरे में आपको पॉलिटी पढ़ाया जाएगा। आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि एक भी टॉपिक कवर नहीं कराया जाएगा, सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे। ठीक है, इसमें चलिए 9 बजे आपका जीके जीएस एमसीक्यू होगा और शॉर्ट्स वीडियो का जो टाइमिंग है वो 11:30 से 4:30 बजे के बीच में है, जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। मात्र 15 से 20 सेकंड के वीडियोज़ होते हैं, तो उसको आप जरूर देखा करिए। उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे नोट्स नहीं बना सकते, तो उससे भी आप नोट्स बना सकते हैं जीके जीएस के। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का जैसे टॉपिक मैंने आप बताया राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हमारा आज का पॉलिटी में टॉपिक है। सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, भारत में राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है, भारत में राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति भारत में राष्ट्र का प्रमुख होता है। और सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री, सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, ये दोनों समझ में आया आपको बात? राष्ट्र का प्रमुख भारत में राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला नोट डाउन करिए, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित प्रावधान है और आर्टिकल 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन दिया गया है। यदि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति, ये हमने देख लिया, और सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। और भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित प्रावधान दिया गया है और आर्टिकल 58 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया? ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित प्रावधान है और आर्टिकल 58 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन दिया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 58 से 78 तक अब हमें पढ़ना है, तो उसको अब हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 52 क्या कह रहा है? तो आर्टिकल 52 कह रहा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 52 बिल्कुल अच्छे से समझना है ताकि दोबारा आपको पॉलिटी की किताब ना उठाना पड़े, बस अपने नोट्स को उठाना पड़े और इसको रिविजन करने के बाद आपका काम हो जाए। बिल्कुल ऐसे हमको पढ़ना है। ठीक है, आर्टिकल 52 यह कह रहा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह भारत का प्रथम नागरिक व राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो प्रथम नागरिक व राज्य का प्रमुख होता है। राज्य का प्रमुख अभी हमने सबसे पहले आपको बताया था। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। और राज्य का प्रमुख होता है कौन होता है? राष्ट्रपति। और आर्टिकल 52 कह रहा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक नोट डाउन कर लीजिए, आर्टिकल 52 में होगा शब्द के लिए शैल बी का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान होगा। ठीक है, यानी आर्टिकल जो 52 है उसमें कहा गया था भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये जो होगा शब्द है इसके लिए आर्टिकल 52 में शैल बी का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान होगा। यानी कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह अपने सीट पर विद्यमान रहेगा जब तक कि अगला राष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया जाता। ठीक है, समझ में आया?
यानी कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति है वो अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी सीट पे विद्यमान रहता है जब तक कि अगला राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हो जाता। ठीक है, यही कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान होगा, उसका जो पद है वो कभी खाली नहीं रह सकता। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 58 यह कह रहा है राष्ट्रपति पद की अर्हता यानी क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, यानी योग्यता। ठीक है, ये घबराइएगा नहीं, राष्ट्रपति पद की अर्हता है मतलब योग्यता, क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है। ठीक है, क्वालिफिकेशन में क्या क्या होनी चाहिए, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कह रहा है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ध्यान रखिएगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह बात कही जा रही है। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। और चौथा कहा जा रहा है वह किसी लाभ के पद पर न हो। अब आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 58 कह रहा है राष्ट्रपति पद के अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है। और क्वालिफिकेशन में क्या क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा कह रहा है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, तब वह राष्ट्रपति पद की योग्यता है। ठीक है, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए, लाभ के पद का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो लाभ के पद का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, वो संसद के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों के जो पद हैं वो लाभ के पद नहीं माना जाता है। उनका जो पद है वो लाभ का पद नहीं माना जाता। और लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है, वह संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। ये कह रहा है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए सपोर्टर कितने चाहिए, तो वो चाहिए 50। ठीक है, सपोर्टर कितने चाहिए, 50। और अप्रूवर कितने चाहिए, वो भी आपको 50 चाहिए। सपोर्टर यानी प्रस्तावक और अप्रूवर मतलब अनुमोदक। ठीक है, यानी राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होगा उसको नामांकन के लिए सपोर्टर चाहिए 50 और अप्रूवर भी चाहिए 50। लेकिन क्या था, 1957 से पहले प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की जो न्यूनतम संख्या थी वह 10-10 निर्धारित थी। लेकिन वर्तमान में सपोर्टर कितने चाहिए नामांकन के लिए, 50, और अप्रूवर कितने चाहिए, वो भी चाहिए आपको 50। ठीक है, ये आप इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। वर्ष 1997 से पूर्व प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी थी, 10-10 निर्धारित थी। और वर्तमान में 50-50 कर दिया गया है सपोर्टर एवं अप्रूवर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जो राष्ट्रपति पद है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो हैं उन्हें आरबीआई में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। ठीक है, जमानत राशि यानी कैजुअल मनी में कहा जा रहा है प्रत्येक उम्मीदवार आरबीआई में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करेगा। यानी जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसे नामांकन के लिए तो 50 सपोर्टर चाहिए और अप्रूवर कितने चाहिए, वो भी 50 चाहिए। लेकिन वह आरबीआई में 15,000 रुपये की कैजुअल मनी भी जमा करता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है उसे नामांकन के लिए 50 सपोर्टर, 50 अप्रूवर चाहिए और आरबीआई में वह 15,000 रुपये की जमानत राशि भी जमा करता है। इसकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है। क्यों जब्त कर ली जाती है वो हम आगे देख लेते हैं। इसकी जो जमानत राशि जब्त इसलिए की जाती है क्योंकि कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं होता है उम्मीदवार को, तो उसकी राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक है, यदि कोई उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी राशि जब्त कर ली जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए एक नोट डाउन कर लीजिए, 1997 में जमानत राशि कितनी थी, 2500 रुपये जमानत राशि थी। अब वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 15,000 रुपये जमानत राशि है। जबकि 1997 में जमानत राशि कितनी थी, वह थी 2500 रुपये। अब देखते हैं आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 कह रहा है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता यानी री इलेक्शन की बात की जा रही है। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता यानी री इलेक्शन। इसमें कहा जा रहा है कि जैसे कोई भी व्यक्ति और राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, वह दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं दिया गया है कि एक बार जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार चुना जा सकता है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक है, इसलिए री इलेक्शन की बात आर्टिकल 57 के अनुसार की जाती है। लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, तो वह 2 बार बन सकता है। कितनी बार, 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। और कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का। लेकिन भारत में
लेकिन भारत के संविधान में यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि एक राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है, यानी कि वह दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति राष्ट्रपति केवल 2 ही बार बन सकता है और कार्यकाल उसका होता है 5 साल का। नोट में लिख लीजिए, भारत के पहले पीएम नहीं होगा, राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार 1950 और 1962 इस पद हेतु चुना गया था। यानी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। कब कब? 1950 और 1962 में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया है वो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे लिए भी आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या कहा जा रहा है? जो संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, यह आर्टिकल 53 में कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार एवं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। ठीक है, जो संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार और अपने अधीनस्थ यानी उसके जो अधिकारी होते हैं उसके सलाह पर वह इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? आपको पता है संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति। यहाँ लिखा हुआ है वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अब संघीय कार्यपालिका में शामिल किए किसे किया जाता है? तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं अटॉर्नी जनरल को शामिल किया जाता है, यानी महान्यायवादी को शामिल किया जाता है। अटॉर्नी जनरल का मतलब ये होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 59 क्या कह रहा है? आर्टिकल 59 इसमें बात की जा रही है राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये आर्टिकल 59 में कहा जा रहा है राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी आर्टिकल हम करा रहे हैं उसका आप नोट्स बना रहे हैं। आप नोट्स यदि बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी बना रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको दोबारा किताब नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह खुद के नोट्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जब भी आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो इस नोट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाइए, और जैसे जैसे हमने लिखा हुआ है वैसे वैसे आप लिख सकते हैं, या अपने अनुसार जैसे मन करे वैसे आप पॉइंट डालकर लिख लीजिए। ठीक है, आर्टिकल 59 ये हमने देख लिया, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और आर्टिकल 54 देख लेते हैं। आर्टिकल 54 कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट की बात की जा रही है आर्टिकल 54 में। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति का यानी निर्वाचक मंडल। इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54 में कहा जा रहा है यानी इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग ले सकेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, समझ में आ गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। और दूसरा कह रहा है जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। ठीक है, एक नोट डाउन कर लीजिए। 17वें संविधान संशोधन यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1992 में। ठीक है, इसके तहत दिल्ली, पुडुचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। 17वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था के तहत दिल्ली, पुडुचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा आर्टिकल 59
कह रहा था आर्टिकल 59 क्या कह रहा था, वो कह रहा था राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और आर्टिकल 54 जो कि अभी हमने पढ़ा, यह कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें कहा गया जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था, ये कह रहा था राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग ले सकेंगे। और नोट डाउन में अभी हमने देखा 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली, पुडुचेरी एवं संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आज की क्लास बस यहीं तक थी, इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। आज जो हमने पढ़ा उसमें से आपके लिए एक क्वेश्चन हमने निकाला है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है। ठीक है, यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है और नोट डाउन किया हुआ है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा, फटाक से आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हम इसके अगले क्लास में आपका आंसर जरूर बता देंगे क्या है। यदि आपने आंसर बताया है तो आपका नाम भी लेंगे। इसका संबंध किससे है, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 53, आर्टिकल 52 और आर्टिकल 58। 58 दो बार हो गया तो आपके लिए बेनिफिट्स हो गया। केवल 3 ऑप्शन है, 58, 53 और 52, इसमें से आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ भी स्टडी ग्रुप है वहाँ पे ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं।